नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी का जो है कंप्लीट जो है रिवीजन वीडियो देखेंगे। इसको जो है कुछ 2-3 से सेट में जो है हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। सीटेट के एग्जाम्स को ध्यान में रख करके जो है ये पेपर्स जो है दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ से क्वेश्चंस 101% आता है, इसलिए इन टॉपिक्स को तैयार करके जो है आगे चलिए पेपर्स में जो है, क्योंकि इन सीटेट में ईवीएस से एक भी क्वेश्चन हमारी जो है, जो हमारा टारगेट रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रख करके वीडियो बनाया गया है। तो आइए एक एक क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो है मैंने जो है ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो भी हमारा वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या इनके आंसर हैं। पेपर लगाइएगा और इसके जो है आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके जो है टोटल कितने नंबर आए इस पेपर से। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का टारगेट है 20 लाइक्स का, लाइक्स मोटिवेशन के लिए है। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण नहीं होता है? अब देखिए, किसके द्वारा पर्यावरण उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, ये मूल अर्थ है क्वेश्चन का। तो प्राकृतिक जो है भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना, या आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद रखना। ठीक है, या फिर जो है विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जो है साकल्यवादी जो है दृष्टिकोण का विकास करना। तो यहाँ पे किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण नहीं होता? तो यहाँ पे आंसर है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थियों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे जो जो भी पर्यावरण शिक्षण के विद्यार्थी हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंस हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब वो क्लास हो सकता है उसने स्कूल, घर से स्कूल आते वक्त या स्कूल से घर जाते वक्त जो है उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया हो, फिर वो जो है बच्चों को, पेरेंट्स को, माता पिता को या फिर टीचर को जो है उस अनुभव के बारे में बताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इससे बच्चे रूठ जाते हैं, या फिर इनके जो है संप्रेषण कौशल का विकास होता है, या फिर इससे बच्चों की जो है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को जो है बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्योंकि भाई अब बच्चे का अनुभव है, अब बच्चा आपसे अनुभव शेयर कर रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? बच्चा जब आपसे अनुभव शेयर कर रहा है, अपना इंटरेस्ट शेयर कर रहा है, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो जब आप उसके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो ये सीखने की क्षमता उसकी बढ़ेगी और वो और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से कई बच्चे जो हैं आंसर बी लगा देते हैं, वो गलत होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करके चीज़ों को समझ करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है? अब यहाँ पे व्यक्तिगत ध्यान जो है केंद्रित बात हो रही है कि हर बच्चे पे जो है फोकस किया जाए, कि हर बच्चा जो है, कि हर बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं, हर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। कुछ दिक्कत हो रही है लिखने में, एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा प्लीज़। तो व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हर बच्चे पे फोकस किया जाए, हर बच्चे के जो है इंटरेस्ट को जाना जाए, हर बच्चे का जो है डेवलपमेंट क्या हो रही है, शारीरिक हो या मानसिक हो या भावनात्मक हो, जिस तरीके से भी हो, है ना। तो व्यक्तिगत ध्यान देने का सबसे एक अच्छा बेस्ट तरीका है कि अन्वेषण द्वारा, हर बच्चे का अन्वेषण होना चाहिए, हर बच्चे से जो है ना। तो ये होगा तो इससे जो है बच्चे का जो है व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है कि बच्चे पे फोकस करना, कि एक तरीके से मतलब ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हम बच्चे पे तभी तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना। अच्छा, अन्वेषण की एक अच्छी विधि भी ये भी है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये है पर्सनल इंटरव्यू। आपसे पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए किया जाता है कि हर बच्चे का अन्वेषण किया जाए, ऑब्जर्व कर सके कि बच्चे का मेंटल ग्रोथ कितनी हुई है, बच्चे का जो है शारीरिक ग्रोथ कितनी हुई है,
हम बच्चे के जो है उसको उसके जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को भी जांच सकते हैं, है ना, उसके जो है नैतिक जो है क्षमताओं को भी जांच सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, इसलिए बड़े बड़ी पोस्टों में जो है पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए रखा जाता है कि ताकि जो है जो पैनल होता है इंटरव्यू वो अन्वेषण कर सके, ऑब्जर्व कर सके बच्चे का। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखें, तभी उसको व्यक्तिगत, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है, मिथक है, रूढ़िबद्धता धारणा है, या वैज्ञानिक तथ्य है, या अंधविश्वास है। तो देखिए ये जो तथ्य, ये ना तो मिथक है, ना वैज्ञानिक तथ्य है, ना अंधविश्वास है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। ऐसा जो है पुरानी धारणा बना के रखा है कि भाई महिलाएं पुरुषों से अलग हैं, महिलाएं ये कार्य कर सकती है या पुरुष ये नहीं कर सकते। आज भी जो है 2024 के जो है टाइम पीरियड में आज भी कई देश जैसे जो बांग्लादेश हो गए या फिर जो है यूएई वाले हो गए, ये सब अभी भी महिलाओं के लिए जो है इतना जो है सेंसिटिव नहीं है, मतलब उनको जो है आज भी भाई कई जो है अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब टीचर जो है बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके जो है पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश डैश को बढ़ावा देना। तो क्या है, तो यहाँ पे जो बढ़ावा देना है वो है, यहाँ पे आंसर होगा पांचवे का जो है ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण का, यहाँ पे ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो वो है एक, कोई भी परिकल्पना को बार बार जब परीक्षण करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बार बार गलत नहीं हो रहा है, मतलब वो हर चीज़ सही हो रहा है। मतलब जितनी बार हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने पे हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो वो बाद में यही रिजल्ट जो है हमें बाद में जो ये परिकल्पना होती है ये बाद में बन जाता है सिद्धांत, एक थ्योरी बन के रह जाता है, एक थ्योरी हो जाती है। जब मतलब थ्योरी सही हो रही है तो इसका मतलब वो थ्योरी है, सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, सिद्धांत का मतलब है नियम कहलाएगी, फॉर्मूला कहलाएगी, परिभाषा के रूप में जानी जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, आप बात को समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में जो है प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंध में प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा डेली कुछ ना कुछ लिखता है, अब लाइन को समझा करिए, डेली बच्चा कुछ ना कुछ लिखता है, डेली जो भी करता है स्कूल में घर पे वो एक डायरी लिखता है। ठीक है, मौसम गया, इसको मौसम को जाने दो। तो यहाँ पे इस चीज़ को कहेंगे हम, ध्यान रखिएगा, इसको कहेंगे संप्रेषण कौशल। ठीक है, इससे संबंध में प्रश्न पूछने पर जो है बच्चों में किस कौशल का विकास होता है, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है बच्चे में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है, कम्युनिकेशन, बातचीत करेगा, प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर मिलेगा, फिर उस आंसर को तर्क के माध्यम से सोचेगा कि क्या ये आंसर जो मेरे क्वेश्चंस को सही जो है साबित कर पा रहा है, तो फिर से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इससे बच्चे के अंदर संप्रेषण कौशल का विकास होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौशल होता है जो बच्चे की जो है ग्रोथ के लिए। इसलिए कहते हैं कि जब छोटा बच्चा हो, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, इसके एज के ऊपर हो, तो बच्चे के साथ माता पिता का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ बैठिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उससे पूछिए कि दिन भर क्या किया था, किसी को परेशान तो नहीं किया था। जो बच्चों से आप बात करते हैं जिस लहजे में, उसी तरीके से, मम्मी को परेशान तो नहीं किया था, दादा दादी, नाना नानी, जो जिसके साथ भी रहता हो उनको परेशान तो नहीं किया था, तुमने आज गेम में क्या खेला। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल सुधरती हैं। शब्द, वो बच्चा आपसे भी कुछ सुनता है, आपके शब्दों को सुनता है, आपके शब्दों को जो ऑब्जर्व करता है, अन्वेषण करता है, और उससे जो है उसकी स्किल्स बेहतर होती हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन पूछ करके, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो उससे क्या होगा, ये जो कौशल बढ़ेगा वो होगा प्रश्न पूछने से बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि बच्चे जो है इमेजिनेशन, मतलब अमूर्त रूप में सोचें। अब अमूर्त कैसे सोचना है कि मान लो बिना पेपर पेंसिल कागज के, मतलब हमने आपसे, जैसे मैंने आप एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए 2+2 बेटा कितना होता है, तो बच्चे ने जवाब दिया 4। तो ये कह सकते हैं कि बच्चा अमूर्त सोच सकता है। अमूर्त चिंतन, पियाजे के अनुसार ये अमूर्त चिंतन वाला बच्चा 11 साल का प्लस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगर कल्पनाशील बनाने वाला बात कह रहा है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है अपसारी चिंतन का।
अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि ऐसे बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम्स का, बच्चा जो है अपने प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन देता है, मान लीजिए उसको कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन के वो कई उत्तर सुझाता है, कई उत्तर देता है ना, तो ये होता है अपसारी क्वेश्चंस या अपसारी चिंतन। जब वो बच्चा कई क्वेश्चंस को हमारे एक प्रॉब्लम के कई उत्तर दे सकता है तो इसका मतलब है वो अपसारी चिंतन करने वाला बच्चा है ना। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके कई उत्तर सुझाए जा सके, उसके कई उत्तर दिए जा सके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अपसारी क्वेश्चंस कहते हैं। अभिसारी प्रश्न क्या होता है? जिसके एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो। तो जैसे ये 8वां क्वेश्चन है, अगर हम पूछें आपसे कि 8वां क्वेश्चन अपसारी क्वेश्चन है कि अभिसारी क्वेश्चन है, तो 8वां जो क्वेश्चन है ये एक अभिसारी प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि इसका एक उत्तर है, इसका आंसर सीधा सीधा बी आंसर मिल गया। तो यहां तक चीजें समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 आउट ऑफ 10 वाला स्टार 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, 5 में से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीडीपी में वैलिड है, ये ईवीएस में पूछा जाता है, ये आपसे हिंदी पेडागोजी में पूछा है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा है। तो कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ याद रखना है कि बाल केंद्रित मतलब इसमें बच्चा जो होता है, स्कूल का जो बच्चा होता है वो केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। सेंटर का मतलब होता है कि बच्चे के ही इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, बच्चे के नॉलेज को ध्यान में रख के, बच्चे के जो है शारीरिक ग्रोथ को ध्यान में रख करके, बच्चे की क्षमता का ध्यान में रख करके जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी, जो भी चीज़ कराई जाएगी, उसको ध्यान में रख करके ऐसी एक्टिविटी कराएगी जिसमें बच्चे को, मतलब बच्चे का विकास हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे से जो है एक बंजी जंपिंग का खेल आयोजन कर दिया जाए और उसमें टीचर जो है बंजी जंपिंग करें, मतलब एक उदाहरण के तौर पे, और उसमें छोटा बच्चा जो है बंजी जंपिंग करेगा तो उसके हड्डियां पड्डियां सो इधर उधर हो जाएंगी, हिल जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चे को ध्यान में रख करके ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है, ऐसे खेल आयोजित करना है, ऐसी पढ़ाई करवाना है। जैसे पढ़ाई कराएंगे तो कहानी का यूज़ करेंगे ज़्यादा, है ना, टीवी का यूज़ करेंगे, टीवी के माध्यम से बच्चे को भ्रमण के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, चित्रों के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। अब ये क्या है, यहाँ पे आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है? माफ कीजिएगा, यहाँ बाल केंद्रित नहीं है, तो वो है आंसर यहाँ पे होगा निगमन विधि। ध्यान रखें, निगमन विधि। अब निगमन विधि क्या होता है? टीचर जब बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है, किसी भी कंसेप्ट के बारे में पढ़ा रहा होता है, तो उस कंसेप्ट का पहले जो है वो परिभाषा देता है। ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट के बारे में वो पहले परिभाषा या उसके नियम को बारे में बताता है, और फिर उसके बाद वो जो है सूत्र या फिर कह लीजिए उदाहरण, तो या हम कह सकते हैं कि ये जो होती है ये परिभाषा से उदाहरण की ओर जाने वाला नियम होता है। तो ये बाल केंद्रित नहीं होती है। बाल केंद्रित कौन सी होती है? तो बाल केंद्रित होती है आगमन विधि, जो कि उदाहरण से परिभाषा या नियम की ओर जाती है, ठीक है। सबसे बेस्ट मानी जाती है आगमन विधि ही बाल केंद्रित होती है, तो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है आगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो है रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? कल मैंने ऑलरेडी इसका मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। इसमें एनसीएफ नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं, और आरटी के तहत जितने क्वेश्चंस बनते थे वो सभी मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं, तो वो वीडियो आपको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और वीडियो के आखिर में जो है आपको उसका भी जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टैग वर्ड के रूप में सॉल्व करिएगा, सामान्य तौर पे सॉल्व करिएगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चे के अनुभव को संदर्भों से जोड़ना, तो भाई बच्चे का अनुभव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्त का जितना बच्चा अपने स्वयं से करने का प्रयास करेगा वो उतना ही वो और बेहतर तरीके से सीखेगा। शब्दावलियाँ रटाना और परिचित कराना, ये जो है उदाहरण जो है बेस्ट नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी, गलत है, ठीक है। यहाँ पे किसे प्रस्तावित नहीं करती है, तो यहाँ पे सी, शब्दावलियों से परिचित कराना बच्चे को, मतलब एक तरीके से परिभाषा, नियम, सूत्र की जानकारी देने की बात कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। अब किसे छोड़कर? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन हो,
यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन हो, बच्चे का विकास के संबंध में क्वेश्चन हो। मतलब ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम हटा दें कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के विकास के लिए जो है किस तरीके के जो है उपागमों का जो है पालन किया जाना चाहिए, है ना, तो कौन सा इसका आंसर है, किसे छोड़कर और कैसे जो है लागू करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चे का जो है मूर्त से हम अमूर्त की ओर जाएंगे। अमूर्त से अमूर्त की ओर क्या मतलब होता है, पहले बच्चे को ऐसे उदाहरण देंगे जो उसके सामने हो। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं 2+2 कितना होता है, तो 2+2 जब हम बच्चे को कहेंगे ये देखो 2 सेब हैं और ये 2 सेब हैं, तो बेटा कितने हो, तो वो बोलेगा 1 2 3 4, तो आंसर इज 4। और जब हम बोलेंगे कि बेटा 2 सेब दो सेब जो है आर्यन के पास है और 2 सेब अनुराग के पास है, तो बेटा सोच के बताओ कितने सेब हुए आपके पास। अगर दोनों ने आपको सेब दे दिए तो वो बताएगा, सोच करके बताएगा, तो वो आंसर हो जाएगा, कहेगा सर 4, है ना। तो इस तरीके से मूर्त की अमूर्त की ओर जाना, ये हो गया सरल से। पहले बच्चे को सरल जो है उदाहरण पेश करेंगे, सरल चीज़ें बताएंगे, फिर उसके बाद कठिन जाएंगे। स्थानीय, पहले स्थानीय चीज़ों के बारे में बताएंगे, फिर वैश्विक चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर नहीं होगा वो है अमूर्त से अमूर्त। बच्चे को अमूर्त पहले जो है कल्पना आधारित जो है क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, उससे बारे में जाने, क्योंकि बच्चे का भी उतनी जो है ग्रोथ नहीं हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस बिल्कुल भी गलत होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। अब देखिए वो तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना जो है चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। पहले वो जो है लीना जो है वो प्रत्येक पाठ को पढ़ती है और रट डालती है, उसके चीज़ों को सीख भी लेती है। और उसी जगह जो उसकी फ्रेंड है लीना, वो उस पर जो है चर्चा करती है, एक दूसरे से बातचीत करती है, फिर दिमाग के घोड़े दौड़ाती है। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब अपने अंदर जो है उसमें सोचना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, है ना, बार बार लिख करके याद करना। इस तरीके से वो पाठ को पढ़ती है और समझती है। यह विकास के सिद्धांत किस किस ओर संकेत करता है, तो देखिए ये अंतः संबंध, व्यक्तिक विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर निरंतरता। तो यहाँ पे 12वें का जो है आंसर, यहाँ पे देखिए आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर है व्यक्तिक भिन्नता। ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है दोनों अलग अलग है, दोनों की ग्रोथ अलग है, दोनों की हेरिडिटी अलग होगी, है ना, दोनों का इन्वायरमेंट अलग होगा, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो है बच्चा वो रटने पर जो है ज़्यादा फोकस करती है, हो सकता है माता पिता उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, बेटा याद कर लो, बेटा याद कर लो, इस तरीके से होगा। और लीना के माता पिता कहते होंगे पढ़े लिखे होंगे, IAS अधिकारी होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे, ऐसे सिचुएशन में होंगे, तो वो कहते होंगे नहीं बेटा ऐसे पहले पढ़ो, पहले इस तरीके से पहले समझो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, तो वो पूरा वक्त देते होंगे। तो इस तरीके से व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो है ये संकेत करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली मानी जाएगी। अब हम अगर बच्चे को हम EVS के बारे में हम अगर पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम EVS की बात करें तो हम पहले क्या सबसे बेस्ट क्या होगा EVS के तौर पर, तो हम बच्चे को जो है योजना बनाने की विधि बनाएंगे, या फिर कहानी विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद। वाद विवाद मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना, फिर उसका आंसर देगा, फिर वो बच्चा, इस तरीके से हो सकता है। ग्रुप जो है ग्रुप डिस्कशन होता है, वही उसी को एक तरीके से कह सकते हैं कि वाद विवाद जो है आमतौर पे होता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो है कहानी विधि। कहानी विधि के माध्यम से जो है बच्चे को जो है पर्यावरण अध्ययन की जो है क्लास जो है थोड़ी सी प्रभावशाली तरीके से चल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान होता है क्योंकि, अब समुदाय का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह। अब जब कुछ लोग वहाँ पे मिलेंगे तो वहाँ पे सबकी बौद्धिक एक सोच होगी। अब सोच बौद्धिक होगी तो सबका कोई ना कुछ ज्ञान होगा, तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे एक दूसरे से। इसलिए कहते हैं लोगों से इंटरेक्ट किया करो, लोगों से बात किया करो, उनके सबसे विचार जानने को मिलेगा, उनके बारे में जानने को मिलेगा, वो भी तुम्हारे बारे में जानेंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अपने से बड़े, अपने से नॉलेजेबल व्यक्तियों के साथ उठना बैठना चाहिए, यही मतलब होता है मूल अर्थ में। तो ये सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, या उनके पास समय है, या फिर यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है, आप लोगों ने ज़्यादातर बच्चों ने ये सही लगाया होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक है। सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सतत मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन के संबंध में आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा,
मैं पहले भी कह रहा हूँ मूल्यांकन, अगर मैं आपको जो है एक मूल्यांकन के संबंध में, मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इस संदर्भ में एक वीडियो में थ्योरी वीडियो आपको देने वाला हूँ। कल आपको मॉर्निंग में यही वीडियो मिलेगा, ठीक है। उस वीडियो को देख करके मूल्यांकन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हिंदी में पूछा जाना 101% है, ईवीएस में पूछा जाना 101% है, और सीडीपी में पूछा जाना भी 100% जो है चांसेस है। मतलब सब में जो है मिला करके आपको 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सतत मूल्यांकन का जो मूल अर्थ होता है, ये मूल्यांकन इसलिए किया जाता है, सतत मूल्यांकन का मतलब है मूल अर्थ बच्चे का लगातार मूल्यांकन करना, सतत मतलब लगातार। अब मूल्यांकन का मतलब है कि सही और गलत में जो है बच्चे का जो है मूल्यांकन करना, और क्या अच्छा है, किस चीज़ में नहीं अच्छा है, और उस चीज़ को, जिस चीज़ में वो नहीं अच्छा उसका निदान करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ठीक है, यही मूल्यांकन का मूल अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो 15वें का आंसर है वो बच्चे के सर्वांगीण का पता लगाना, बच्चे का संपूर्ण विकास का पता लगाना, कि यहाँ पे बाकी जो है बच्चे का जो है शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, मानसिक विकास कैसा हो रहा है ना, वो सोचने का जो है क्षमता उसकी कैसी है, गणित में वो कैसा है, और उसका नैतिक विकास जो है कैसा है इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए जो है किया जा सकता है। अब अगर बच्चे को मतलब एक क्लास में प्रश्नोत्तर, मतलब प्रश्न पूछा जाए, फिर बच्चे से पूछा जाए उत्तर दो इसका, है ना, या दूसरा बच्चा एक दूसरे बच्चे से जो है प्रश्न उत्तर पूछा रहा है, तो इस तरीके से जो है तकनीक से क्या होता है, तो बच्चे जो है इससे जो है बच्चों के अंदर एक दूसरे से जो है क्वेश्चंस को, एक तो जैसे मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, तो एक तो आपके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी कि क्या क्वेश्चन था, उसको गौर से आप सुनेंगे तो आपका ध्यान बढ़ेगा, फिर आप तर्क भी करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्बली पूछा गया हो या बोर्ड में लिखा के पूछा गया हो तो आप सोचेंगे ना, उसमें चिंतन करेंगे, तो इससे बहुत सारी चीज़ होंगी। तो बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी होता है, यहाँ पे कौशल बढ़ाने के लिए भी होता है, अनुशासन बनाए रहे, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा तर्क संगत आंसर हमें देना है, जो मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे सीखने की जिज्ञासा बच्चे के अंदर, ये ज़्यादा है बेस्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, पेडागोजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चारों में से चारों ऑप्शन सही है। जैसे यहाँ पे देखिए, बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है ये क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर जो है क्वेश्चन, बच्चों ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देना, इस तरीके से शुरू होता है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक क्वेश्चन होता है, फिर हम ये कह सकते हैं बच्चे का चिंतन जो है डेवलप करने के लिए होता है, फिर बच्चे का कह सकते हैं कल्पना जो है शक्ति जो है कल्पनाशील बनाने के लिए हो सकता है ना, ये विचार करने की जो है क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। तो इस तरीके से क्लास में अनुशासन बनाए रखने के लिए तो शोर शराबा हो रहा है तो तभी तो ध्यान रखोगे। लेकिन हमें उन 4 आंसरों, सही चारों हैं, लेकिन 4 में से सबसे बेस्ट आंसर हमें ढूंढना होता है जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का था, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है बच्चे करते हैं गलत। यहाँ पे इस रेशियो समझ लो 50% का रेशियो रहता है गलत करने का। अगर आपने सही किया है तो आप सही जा रहे हैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई सही चल रही है। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का कारण क्या है। अब चाहे एनसीईआरटी ले लो, चाहे किताब ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण को हम एक बुक्स में चाहे शामिल करते हैं तो उसका मूल क्या कारण होता है। तो इसका मूल होता है कि विषय के जो है आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि याद कराना, रटना, परिभाषा, ये तो बिल्कुल भी जो है तर्क संगत नहीं होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को जो है अवसर उपलब्ध कराना। तो भैया अगर ईवीएस की क्लासरूम में इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स रखेंगे, मतलब क्लासरूम में अगर ईवीएस सब्जेक्ट रहेगा तो बच्चे का चिंतन, भाई चिंतन ही मूल अर्थ है, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे वो हिंदी का अध्ययन हो, चाहे वो मैथ का अध्ययन हो, कुछ भी हो। यहाँ पे जो है कुशल बच्चे के में जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना, ये नहीं आंसर है, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता जो है आंध्र प्रदेश जाती है, वो अब एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाती है, वहाँ से 2 साड़ियाँ खरीद के लाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन तो आपसे, एक तो कलाओं के संबंध में आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कला हो गई, जनजातियाँ हो गई, है ना, राज्यों के संबंध में क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे आपने एक कॉमन क्वेश्चन देखा होगा कि किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग होती है, तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो है रेगिस्तान में जो है क्या उगते हैं, किस तरीके के पेड़ होते हैं, कैक्टस उगता है, क्या होता है। या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये तो ये कॉमन क्वेश्चन है ना।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे मिले तो आप उसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। पोचमपल्ली और कलमकारी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी जो है संक्षिप्त रूप है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सामान्य सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कई बच्चे इसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, हो सकता मतलब इसके क्वेश्चन इस रूप में पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कि जो है मैं एक गाड़ी से जो है कानपुर से आगरा जा रहा था और वो गाड़ी जो है पेट्रोल से नहीं चलती थी और डीजल से नहीं चलती थी, है ना, और वो ध्वनि और वो प्रदूषण भी कम करती थी गाड़ी, है ना, और इलेक्ट्रिक कार भी नहीं थी। तो वो कौन सी कार हो सकती थी जिसमें गैस भरी थी? इस तरीके से, मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरे क्वेश्चन का, कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी गैस हो। तो आप इतना तो जानते ही हैं कि पेट्रोल गाड़ी होती है एक तो डीजल गाड़ी होती है और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है। इसके अलावा तो कोई नहीं होती। इसके अलावा सीएनजी कार होती हैं। यही 4 कारें यूज होती हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब जो सीएनजी का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो बहुत सारे बच्चे इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दबाव बना करके डाली जाती है गैस, इसलिए इसको कहते हैं कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेस्ड मतलब इतना दबाव बना करके, इतना दबाव डाल करके जो है ये गैस को तरल बनाया जाता है। याद रखिएगा, इसको गैस को तरल बनाया जाता है, तो सीएनजी को। ठीक है, ये एक नॉन पॉल्यूटेड जो है गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? तो यहाँ पे परावैंगनी किरणें, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि परावैंगनी किरणें जो है किर्स जो है वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, मतलब हर ज़्यादातर मैंने ये बहुत बार कराया है क्वेश्चन। तो आज हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण जो है बैगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, ये जो है किस जो है परत से जो है वापस जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किस परत से पुनः वापस चली जाती हैं। मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, इन 5 मंडलों में से जो है परावैंगनी किरणों को जो है कौन सा मंडल जो है वापस करके जो है पुनः जो है अंतरिक्ष में भेज देता है। तो यहाँ पे जो है परावैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो इसका आंसर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो है हानिकारक UVA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंद कमरे में यदि कोई जो है 3-4 जो है घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इतना खतरनाक प्रभाव पड़ता है। क्या है इसका आंसर? देखिए, तो अगर आप बंद कमरे में सोते हैं, अब आप जैसे ठंड शुरू हो गई है, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनमें से आप चीज़ों को इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक सामान्य सी जानकारी है। कई बार गलत कर देते हैं माता पिता, या जो है एकदम से ध्यान नहीं रहता। अगर कोयले की अंगीठी जला रहे हैं आप, तो कमरे को खुला रखिए, एटलीस्ट कम से कम इतना खुला रखिए कि एक खिड़की खुली हो। ज़्यादा ठंड के चक्कर में सब जगह से पैक कर देते हैं। जब कोयले की जो है अंगीठी से निकलने वाला धुआं होता है, वो जो है क्या करता है कि वो कमरे में मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसके साथ मिल करके, है ना, वो ऑक्सीजन मिल जाती है। और वो ऑक्सीजन, क्योंकि उस अंगीठी से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलती है तो सारा का सारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को कम कर देती है। अब शरीर में जो है, अब जब हम सोते सोते सांस खींचते हैं तो ऑक्सीजन खींच रहे होते हैं, लेकिन कमरे में अब भर गई है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो मोनोऑक्साइड, चूंकि ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है ना पहुंच करके कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस तरीके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और मरीज जो होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको पता भी नहीं चलता, वो मर जाता है। याद रखिएगा, दम घुटता भी नहीं है, वो सोते सोते सो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी बिल्कुल नहीं करना है। एक खिड़की खोल करके सोना है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर सही है। ठीक है, पता नहीं चलता, ये किसी भी दिन का मामला है ऐसा, और हर ठंडियों में ऐसे उदाहरण, मतलब न्यूज़पेपर में ऐसे छपके आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़ना है इस ढंग से। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ समय बर्बाद करना और केवल डराने के उद्देश्य से किया गया कि इतना बड़ा क्वेश्चन बच्चे पढ़ें। हम सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सामान्य सा है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया,
फिर उसमें कुछ नहीं उगाया, अन्य खरपतवार जो है उस उग जाते हैं, उन्हीं को उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उर्वरक बनाती है, भूमि जो है खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे जो है हल्का खोदा जाता है, फिर भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो ये किस प्रकार की खेती के संकेत दे रहा है? तो इसे को कहते हैं झूम कृषि। ध्यान रखिएगा, झूम कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिसमें पहले मान लीजिए गेहूँ उगाया गया, अब गेहूँ उगाने के गेहूँ काट लिया, अब गेहूँ काटने के बाद उस खेत को जो है ऐसे ही छोड़ दिया 1 साल के लिए। अब अगली किसी और जगह चले गए, वहाँ पे गेहूँ उगाया या चावल उगाया, फिर उसको छोड़ करके आ गए, फिर 1 साल बाद फिर पुनः इसमें आ गए। तो इससे क्या होता है? मेंटेन बना रहता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती जो होती है वो आमतौर पे वहाँ होती है पहाड़ी एरिया में, और जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम की ज़रूरत होती है। जैसे कॉफ़ी का जो है उत्पादन, चाय का जो है उत्पादन होता है, तो वहाँ पे सीढ़ीनुमा ही खेती होती है और उसी में ही उगाई जाती है, ताकि बारिश अगर हो, बारिश चूँकि होगी तो वो पानी जो है रुके ना, ठहरे ना, और पानी जो है सरसरा के जो है सीढ़ी के तौर पे जो है निकल जाए। जैसे आप अपनी सीढ़ी से पानी फेंके ऊपर से, छत से, सीढ़ी में से, तो देखिए कैसे पानी गिरता है, उसी तरीके से। ठीक है, सहकारी खेती होती है जिसे कोऑपरेटिव खेती कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आदमी, जो अमीर आदमी है ना, लेज़ की, जैसे एक लेज़ की कंपनी मान लीजिए गांव जाती है, और पूरा का पूरा गांव में जो है ये कहती है कि मैं आपका जो है पूरा खेत जो है रेंट पे ले रहा हूँ, और आप उस रेंट पे, उस खेत पे आप सिर्फ केवल आलू उगाएंगे, और आलू का जो है उगाएंगे, और मैं उससे चिप्स बनाऊंगा। उस आलू के लिए मैं पहले से डील कर लेता हूँ कि भैया मैं जो है 30 रुपये किलो आलू लूँगा आप लोगों को, मतलब एक उदाहरण के, या 20 रुपये किलो आपसे मैं आलू लूँगा, है ना। तो आपकी जितनी भी आलू होंगी मैं 20 रुपये किलो के हिसाब से मैं पहले ही दे देता हूँ। तो आमतौर पर उसकी सबको जो है किस्त एक कीमत भी मिल जाती है शुरुआत में, है ना। तो ये से कहते हैं सहकारी खेती। ठीक है, सिंचाई खेती तो वो नॉर्मल एक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों में कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि कौन सा जो है इसमें बनाता है, कैक्टस में बनाता है, कौन सा जो है पेड़ में बनाता है, कौन सा जो है सिलता है पौधों को, पत्तियों को सिल करके, तो दर्जी वो वाला होता है ना। तो आंसर है यह फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान ओक के बारे में जो है कथन को चुनना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बात तो जो रेगिस्तानी ओक जो होता है, एक सेकेंड, रेगिस्तानी ओक जो है ये एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो है, एक तो पहली बात, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें जो है टहनियों से लटकती रहती हैं, या फिर इस प्रकार की जो जड़ें जो हैं, इस पेड़ की जो जड़ें हैं ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जब तक उसे पानी ना पहुंच जाए। तो हम मान के चलते हैं इसको, जिस तरीके से बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कि 30 फुट का पेड़ है, तो 30 फुट का पेड़ इस जो है कम से कम 20-20 गुना नीचे, तो इतना जो है, इतना डबल नीचे जो है वो पानी की तलाश में जाता है, यहाँ तक कि जड़ें इतनी नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, इस पेड़ की तनों में जो है पानी जमा होता है और स्थानीय लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन जो है 1, 3 और 4, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, भारत में भी ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, लेकिन उन्हें रेगिस्तानी ओक वाले पेड़ नहीं कहा जाता, तो याद रखिएगा। भैंस की पीठ पर अक्सर जो है बगुला बैठ जाता है, तो ये क्यों करता है, ऐसा क्या कारण है? एक क्वेश्चन है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। तो जो है भैंस की पीठ पर जो है परजीवी कीट खाता है, तो आंसर हो गया 25वें का सी। क्या होता है कि भैंस की पीठ पर जो है जो छोटे मोटे कील होते हैं, कीड़े होते हैं, वो बगुला उस बैठ करके जो उसको खाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। तो इसे कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता, जिसमें दोनों को लाभ हो। अब परजीवी क्या होता है? जिसमें एक को लाभ हो और एक को नुकसान हो। याद रखिएगा, परजीविता क्या होता है? उसमें एक को लाभ हो, जैसे वायरस। अब वायरस होता है तो वायरस को लाभ होता है, और जिसके अंदर जिसके अंदर वायरस जाता है उसको नुकसान होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, पक्षी की जो आंख होती है, पुतली होती है, वो घूमती नहीं है, याद रखिए, घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन अपनी हिलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से जो ये लागू किया गया था, ये है 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होता है? तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को ही जो है
इकोसिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है। उसमें जीव और उसके आसपास रहने वाले जो वातावरण में जो रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे मोटे सब, वो सब इकोसिस्टम का जो है हिस्सा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी और वायुमंडल था, इसलिए जहाँ पे जीव रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी जो है चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा, उदाहरण दिया था कि मधुबनी जो चित्र होते हैं ये एक बिहार की फेमस पेंटिंग है, ठीक है, जिसमें जो है प्राकृतिक जो है नेचुरल जो है कलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो नेचुरल कलर्स का मतलब होता है पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई, उसके बाद जो है चावल को पीस कर उसका आटा बना करके फिर उस पेड़ पौधों से निकली हुई पत्तियां, रंग को जो है मिला करके जो है पेंटिंग की जाती है। तो यहाँ पे पिसे हुए चावल का जो है रंगील घोर तैयार किया जाता है। आंसर हो गया। बस इतना याद रखिएगा, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, सब कुछ प्राकृतिक, चावल गेहूँ चाहे जिसको पीस लो उसी के आधार में उसको बेस बना करके सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। कक्षा 4 की एक टीचर है, शिक्षित बच्चों से जो है कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक व अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है। तो देखिए, बच्चे का अवलोकन रिपोर्ट मतलब, अवलोकन का मतलब है बच्चे ने क्या अच्छा किया है, क्या सही नहीं किया है, उसकी ग्रोथ कैसी हुई है पढ़ाई में, क्या कमियां रहेगी किस सब्जेक्ट्स में, इन सब चीज़ों का रिपोर्ट तैयार किया गया है ना। सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल दिया, तो इसको कहा जाएगा पोर्टफोलियो। आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और पोर्टफोलियो शब्द दिया हो किसी भी जगह, सीडीपी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे जहाँ पे पोर्टफोलियो शब्द हो, तो तुरंत आंसर लॉक कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेली मिलेंगे। अभी जो आपको जो है 4 दिन बचे हुए हैं उसको जो है अच्छे से तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।